सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो बच्चों, लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने रिवाइज किए अपने वो पुराने कॉन्सेप्ट्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे संकल्प सीरीज के अंदर, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। और जस्ट बिकॉज अब हम लोगों ने अपने पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज किया है, तो पुरानी बातों को एक बार रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स जो अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। तो चलिए फटाफट से लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस लेक्चर 3 की, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, अब तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ लिया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर अप कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने पढ़ लिया, स्टॉक और फ्लो हमने पढ़ लिया। तो यहाँ तक की सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या कवर करने वाले बेटा? आज हम लोग कवर करेंगे अपने चैप्टर को यहाँ तक, जिसके अंदर हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे। 2 सेक्टर मॉडल में मतलब क्या होता है, रियल और नॉमिनल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर। ये वाला कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है बच्चों, आज जब हम इतना पोर्शन कवर कर लेंगे ना, तो हम लोग नेशनल इनकम की थ्योरी कवर कर चुके होंगे। यानी कि नेशनल इनकम का जितना भी थ्योरी पार्ट था वो आज हम लोग कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलेंगे, जहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी देश की नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा, हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब कि हमारी जो इनकम है वो सर्कल की फॉर्म में घूमती है। मतलब मैम, मतलब ये कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको ये बताता है कि वही पैसा पहले प्रोडक्शन की स्टेज से बनना शुरू होता है। बनना शुरू होने का मतलब है कि जब तक देश में काम होगा ही नहीं, तब तक पैसे कमाओगे कैसे? सीधी सी बात है। हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम की बात करते हैं या हम अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, तो जब भी हम इनकम का नाम ले रहे हैं ना बेटा, तो वहां उस इनकम की बात हो रही होगी जो इनकम आपने किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को कर कर ही कमाई होगी। यानी कि कमाई जाने वाली इनकम की ही हम यहाँ पर बात करते हैं। क्योंकि हमारी जेब में पैसा तो 2 तरीके से आता है, भूल गए हो क्या? क्या नहीं याद है तुम्हें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? बताओ, जिन बच्चों को याद है जरा कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो, मैं भी देखूं कि तुम लोग कितने होशियार हो, कितने इंटेलिजेंट हो और कितनी बातों को याद रखते हो। बोलो। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो बेटा, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाई जाती है। बट वहीं पे ट्रांसफर इनकम तो क्या है? हमारी जेब में पैसा तो आ गया है, लेकिन हमने कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है। तो जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब तक हम काम करेंगे नहीं, जब तक कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक इनकम कैसे जनरेट होगी? और जब वो इनकम जनरेट होगी तभी तो हमारी जेबों में आएगी, और जब वो हमारी जेब में आएगी तभी तो हम उसको खर्च करेंगे, और जब हम उसको खर्च करेंगे तो फिर से वो अपने आप ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता है, ये वही इनकम है जो एक सर्कल की फॉर्म में चलती चली जा रही है। एक फेज में वो जनरेट हो रही है, एक फेज में वो बांटी जा रही है, तो तीसरे फेज में उसको हम खर्च कर रहे हैं, और इसी को नाम दिया गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, ये किन लोगों के बीच में होता है? बेटा, देखा जाए तो हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं जो इनकम जनरेट करने का काम करते हैं, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, इनकम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, यानी कि खर्च करने का काम करते हैं। अब वो कौन कौन से हमारे पास 4 सेक्टर? सबसे पहले तो हम खुद, हम हाउस होल्ड्स। दूसरी हमारी बिजनेस फर्म्स, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरी हमारी सरकार, यानी कि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ होता है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारा फॉरेन सेक्टर। बट सीबीएसई ने सोचा कि क्यों ही बर्डन डाला जाए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों पे, ऑलरेडी हम लोगों ने इतना बर्डन उन पे डाल ही रखा है। तो उन्होंने आपसे ये बोला कि बेटा 4 सेक्टर के अंदर तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखने की जरूरत नहीं है, आप 2 सेक्टर के अंदर ही देख लो, उतना ही काफी है। अब वो 2 सेक्टर कौन कौन से है? बेटा, वो 2 सेक्टर्स है हमारे पास, एक तो हाउस होल्ड्स और दूसरे बिजनेस फर्म्स। तो चलो तो आओ चलो दिखाती हूँ कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है और किस तरीके से ये इनकम
जनरेट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और खर्च हो रही है, वो किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से ये सर्कल वर्क कर रहा है, चलो वो प्रोसेस समझते हैं। तो देखो पहले जरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके डायग्राम की तरफ आएंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इट रेफर्स टू द साइकिल जनरेशन ऑफ इनकम। उन्होंने कहा बेटा ये तो एक साइकिल जनरेशन ऑफ इनकम है इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मैंने आपको ये बात बताई ना कि यहाँ पैसों का जनरेशन कौन सी फॉर्म में हो रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, कि हम यहाँ पर उस पैसों की बात करेंगे जो पैसा हमने प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके कमाया होगा। ठीक है जी, जो पैसा ऐसे हमारी जेब में आ गया अपने आप, हम तो वेले बैठे थे, अपने आप ही हमारी जेब में पैसे आ रहे हैं। जैसे तुम लोग बैठे हो ना घर पे और तुम्हारे पेरेंट्स बाहर जाके मेहनत करके पैसा कमा के लेकर आते हैं, तो बेटा वो तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तुम घर पे अपने एसी में बैठे हुए हो, मस्त अपना चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके, सामने तुम्हारा नेटफ्लिक्स पे सीरीज चल रही हो, तुम मस्त एंजॉय कर रहे हो और तुम्हें पर मंथ एक पॉकेट मनी भी मिल रही है। तो बेटा तुम्हारे वाली इनकम की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा की इनकम की, जो वो मेहनत करके कमा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनकम को जनरेट करते हैं, फिर उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, and finally its circulation from the households to the firms in the form of consumption expenditure on the goods and services by the firm। और उसी के बाद वही पैसा हाउसहोल्ड इस्तेमाल करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज के कंजप्शन के लिए, जो अल्टीमेटली फिर से किसके हाथों में जाता है, बिजनेस फर्म्स के हाथों में जाता है। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, मनी का, हमारी इकोनॉमी के अंदर, और ये हमें एक्सप्लेन करता है दैट हाउ इनकम इज जनरेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्पेंट। बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बताता है, कैसे आप पैसे को जनरेट करते हो, कैसे आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे आप पैसे को खर्च करते हो। तो देखो ये तीन कीवर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, इनकम जनरेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्पेंट, और ये तीन ही फेजेस होते हैं हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज एंड रिसीव द इनकम फ्रॉम द फर्म। हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज देते हैं, बदले में उनको इनकम मिलती है। उसके बाद फर्म गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उन्हीं हाउसहोल्ड्स के थ्रू खरीदा जाता है। अब ये सारी बातें आपको अभी फिलहाल ना ऐसी काल्पनिक जैसी लग रही होंगी कि मैम अभी फिलहाल ना ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात कही जा रही है। बस चिंता मत करो, तुम्हें अगले ही एक पल में तुम्हें वो सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहले मैं आपको एक थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से ये काम होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक वर्कर अपनी लेबर, यानी कि अपनी लेबर का मतलब क्या होता है, अपनी मेहनताना अपना देता है किसी एक कंपनी को, और उसके इस मेहनताने के बदले में उसको क्या मिलता है कंपनी की तरफ से, उसको वेजेस मिलती है ना। तो बेटा हुआ क्या, हुआ ये कि एक वर्कर ने अपना मेहनताना, मेहनताने को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, लेबर, उसने अपना मेहनताना दिया किसको, एक कंपनी को, ये कंपनी है। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी ने बदले में इसको क्या दिए बेटा, बदले में इसको वेजेस दिए। अब आप सीधी सी बात देखो, यहाँ इसने मेहनताना करके, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके अपनी इनकम को जनरेट करने का काम किया। अगर ये काम करता ही नहीं तो क्या इसको वेजेस मिल जाती, ये सिर्फ कंपनी के सामने ऐसे खड़ा हो जाता जाके और बस कंपनी को देखता रहता, तो क्या इसके पास वेजेस आ जाते, नहीं आ पाते ना बेटा। तो यहाँ पर इसने जनरेशन का काम किया, तब जाके इसने इस वेजेस को अर्न किया है, तब जाके इस कंपनी ने इसको ये वेज डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्या करिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, दे यूज दिस वेजेस टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। अब क्या होगा बेटा, इसकी जेब में जब पैसा आया, अब तक इसकी जेब में पैसा नहीं था, इसके पास मेहनत तो थी लेकिन इसकी जेब में पैसा नहीं था, तो इसने अपनी वही मेहनत अपनी किसी कंपनी को दी, बदले में उस कंपनी से इसने वेजेस ली। अब वेजेस लेते ही इसकी जेब में पैसे आ गए, अब उसने क्या किया, उसी पैसे का इस्तेमाल किया किसी दूसरी फर्म से क्या खरीदने के लिए बेटा, गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, क्योंकि इसको पैसों की जरूरत थी तभी तो गुड्स और सर्विसेज खरीद पाता, तो इसने उस पैसे का इस्तेमाल किया कैसे, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो इनकम का जनरेशन हुआ, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इनकम खर्च की गई, इनकम की स्पेंडिंग हुई। देखा ना आपने कि किस तरीके से वही पैसा किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है उन्हीं लोगों के बीच में। बेटा ये कंपनी भी तो बिजनेस फर्म को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो अल्टीमेटली जो पैसा कंपनी से ही निकला था वो पैसा कंपनी में वापस ही चला गया है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको इसका एक प्रॉपर वो समझाती हूँ कि ये होता क्या है,
जरा एक जगह मुझे मिल जाए, फिर आपको सारी कहानी में समझाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ध्यान पूर्वक समझना, मुझे बहुत आपका ध्यान चाहिए कि आप इधर ही ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ रहा हो, तुम्हारी कोई प्यारी सहेली मैसेज कर रही हो और तुम उसके मैसेज को पढ़ने में व्यस्त हो रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पे वीडियो चल रही है पूरा अटेंशन मैडम को ही चाहिए, सब ध्यान मैडम की तरफ, ठीक है। चलो भाई, तो बेटा ये एक तरफ तो हमारे हाउस होल्ड्स है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी ये फर्म्स है। हमें तो दो ही सेक्टर के बीच में कहानी पढ़नी है, तीसरे चौथे सेक्टर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इन दोनों के बीच में देखना है कि इनकम का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंडिंग कैसे हो रही है। तो देखो बेटा, क्या हुआ कि ये फर्म है, इसको करना है प्रोडक्शन, और जब इसको प्रोडक्शन करना है तो इस फर्म को चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए बेटा इसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब लोगों की जरूरत है। अब इसे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसे कहां से मिलेंगे बेटा? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसे हम लोगों से ही मिलेंगे। हम में से ही कोई अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहा है, हम में से ही कोई इन्हें लेबर प्रोवाइड कर रहा है, हम में से ही कोई इनके बिजनेस से पैसा लगा रहा है, हम में से ही कोई इनके बिजनेस को मैनेज करने का काम कर रहा है। तो बेटा इन हाउसहोल्ड्स ने क्या किया? इन हाउसहोल्ड्स ने यहाँ पर इन कंपनीज को कुछ चीज दी है, और उस चीज का नाम क्या है बेटा? उस चीज का नाम है फैक्टर सर्विसेज। बेटा मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। इस हाउसहोल्ड ने क्या दिया है फर्म को? फैक्टर सर्विसेज। अब भाई देखो, फैक्टर सर्विसेज फ्री में तो नहीं दी गई होंगी, फैक्टर सर्विसेज फ्री में तो नहीं दी गई होंगी। बदले में जो हमारे हाउसहोल्ड्स हैं वो चाहते होंगे ना कि भाई हमें कुछ दो, बदले में हमें कुछ चाहिए आपसे। तो फर्म कहती है कि ठीक है भाई, आपने हमें फैक्टर सर्विसेज दिया ना, तो हम आपको यहाँ पर बदले में क्या दे रहे हैं? हम आपको बदले में दे देते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या दे देते हैं बेटा हम लोग आपको? हम आपको फैक्टर पेमेंट्स दे देते हैं। क्या दे रहे हैं बेटा? ये फैक्टर पेमेंट्स। अब जरा हम लिख दे, इनके नाम भी लिख दे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक। उसके बाद बदले में जो फर्म की तरफ से हाउसहोल्ड्स की तरफ फैक्टर पेमेंट्स आई, वो बेटा किस फॉर्म में आई होंगी? वो आई होंगी रेंट, वेजेस, सॉरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है जी। कि लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट, ठीक है जी। एक आपने मूवमेंट देख लिया कि एक तरफ से पहले फैक्टर सर्विसेज गई, इनकम जनरेशन शुरू हुआ है, इनकम जनरेशन होने के बाद वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है बच्चे। क्या हो गई है? वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है बेटा? अमंग द हाउसहोल्ड्स या अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ आ गई यहाँ तक? देखो बेटा, मैं अगर यहाँ पे बना रही हूँ तो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आज फिर से वही बात कि मैं अगर बहुत पेशेंटली आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए पढ़ा रही हूँ, बहुत आराम आराम से, प्यार प्यार से, कि आपको सारी चीजें समझ में आए। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी ये देखो, ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है। मैं चाहती तो आपको इसके ऊपर से समझा सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि जब डायग्राम की बात आती है ना, तो डायग्राम जब तक हाथ से साथ साथ बच्चों के साथ ना बनाओ तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं आपके साथ बना रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुई मेरे बच्चों? अब इनकी जेब में पैसा आया। अब भाई देखो, जब हमारी जेब में पैसा आएगा तो हम खाली हाथ बैठ जाए क्या? और एक बात बताओ, हम मेहनत कर क्यों रहे हैं? हम क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? हमें वो पैसा खर्च करना है, तभी तो कमा रहे हैं। इसीलिए तो इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है। हमें कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज चाहिए, हमें किसी का सामान खरीदना है, किसी की सर्विसेज को अवेल करना है, इसीलिए तो हमने पैसा कमाया। तो भाई इस हाउसहोल्ड ने अब ये जो पैसा कमा लिया है, इनके लिए तो पेमेंट है, इनके लिए तो इनकम है ना। किसी का खर्चा, किसी की इनकम बनता है, ये बात तो हमें पता ही है। तो भाई इनकी जेब में जब वो पैसा आया है तो कहीं ना कहीं इसको खर्च करेंगे। अब खर्च कहाँ करेंगे? गुड्स और सर्विसेज पे। तो क्या हुआ, फर्म ने अब क्या किया बेटा? फर्म ने अपनी तरफ से इनसे जब प्रोडक्शन करवाया, तो प्रोडक्शन की मदद से यहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। क्या हुई बेटा? यहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहे होंगे ये सारे कलर्स। ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये वाला कलर इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा।
तो मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देती हूँ, ठीक है, या पिंक सही चलेगा क्या, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी। अब जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई मेरे बच्चों, तो उससे क्या हुआ होगा, इनके पास जब गुड्स और सर्विसेज आए तो इन लोगों को खर्चा करना पड़ेगा भाई, इसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ इन्होंने अब पैसा खर्च किया, यहाँ इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ इन्होंने पैसा खर्च किया, यानी कि यहाँ इन्होंने किया है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या किया है बच्चों, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जब इनकी जेब में पैसा आया, जनरेशन ऑफ इनकम हुआ, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ, उसके बाद ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, स्पेंडिंग, यानी कि आपने पैसा खर्च किया है। तो एक चीज देखो, सीधी सी एक बात देखो, जो पैसा यहां से चला था किसके पास आया था, हाउस होल्ड के पास आया था, क्या अल्टीमेटली वही पैसा वापसी नहीं चला गया फर्म के पास, अल्टीमेटली वही पैसा वापसी चला गया ना फर्म के पास। तो आप देख रहे हो ये सर्कल की फॉर्म में ही काम होता है, ये सर्कल की फॉर्म में काम हो रहा है बिटवीन दीज टू सेक्टर्स, कि कहीं ना कहीं पहले उसी पैसे को जनरेट किया जा रहा है प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से, फिर वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उन लोगों के सर्विसेज के बदले में, कि उन लोगों ने हमें सर्विसेज दी है तो बदले में उनको पैसा दे रहे हैं। जब उनके पास पैसा आ रहा है तो उसी पैसे का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं फर्म्स के द्वारा बनाए गए गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से फिर से पैसा किसके हाथों में आ गया बेटा, फिर से वही पैसा आ गया है हमारे बिजनेस फर्म के हाथों में। तो अल्टीमेटली इसको ही क्या बोला जा रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पर अभी इसको भूलना नहीं है, अभी भी इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। चलो पहले जरा आप इसको देख लो, यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है पूरा डायग्राम। ये देखिए, ये हमारी फैक्टर मार्केट है, ये हमारी प्रोडक्ट मार्केट है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने तो हाउस होल्ड उधर लिखा था, इन्होंने इधर लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर, इसे बोला जाता है हाउस होल्ड और कंज्यूमर सेक्टर। सबसे पहले हाउस होल्ड्स की तरफ से देखो फैक्टर सर्विसेज गई इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने बदले में क्या किया है, फर्म ने बदले में फैक्टर पेमेंट्स दिए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने, फर्म ने गुड्स और सर्विसेज बनाकर हमारे कंज्यूमर्स को बेचा, बदले में हमारे कंज्यूमर ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया और इनको पैसा दे दिया। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है। किस प्रिंसिपल्स पे ये फ्लो ऑफ इनकम काम करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर इक्वल। आप खुद देखो, रिसीट्स और पेमेंट इक्वल है। जो किसी के लिए फैक्टर पेमेंट है वही तो किसी के लिए फैक्टर इनकम है। फर्म ने जो चीज फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में पे करी है वही तो हमारे हाउस होल्ड्स के लिए फैक्टर इनकम बनी ना। तो बेटा देखो, रिसीट्स ऑफ वन सेक्टर बिकम द पेमेंट ऑफ द अनदर सेक्टर, therefore the total receipts and the total payments in the economy are always equal। तो ये आपका, जो बच्चे कॉमर्स वाले होंगे वो इस चीज को समझ सकते होंगे कि डेबिट हमारे क्रेडिट के बराबर होता है ना। जितना पैसा आपकी जेब से निकल रहा है उतने के इक्विवेलेंट आपके जेब में पैसा आ भी रहा है, पैसा आ रहा है या सामान आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज है कि जितना आपने खर्च किया उतना ही हमारी इकोनॉमी में इनकम की फॉर्म में वापस आ गया, ठीक। हाँ, अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है, चलो अब इसे समझते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। देखो बेटा, अब मैं अगर अपने ही डायग्राम में वापस आऊं तो आप देख रहे होंगे कि एक तो जो मूवमेंट हो रहा है ना, एक जो आपको यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो ऐसा मूवमेंट है जिसमें गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व है। भाई या तो गुड्स है या फिर सर्विसेज है, या दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा आपने कब देखा? ऐसा आपने तब देखा जब सबसे पहली बार हाउस होल्ड्स ने फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, है ना। जब हाउस होल्ड्स ने फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, ऐसा आपको सबसे पहले तब देखने को मिला। फिर दूसरा आपको तब देखने को मिला जब फर्म ने हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज बेचे। जब फर्म ने हाउस होल्ड्स को गुड्स और सर्विसेज बेचे, ऐसा आपको तब देखने को मिला। तो बेटा ये जो आप मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं ना बिटवीन दीज टू सेक्टर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा इसे? रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म, है ना। और ये दो चीजों में देखने को मिल रहा है आपको, एक बार हाउस होल्ड्स की तरफ से और एक बार फर्म की तरफ से, राइट। अब दूसरा मूवमेंट आप किस चीज का देख रहे हो बेटा? दूसरा मूवमेंट आप देख रहे हो मनी का। दूसरा मूवमेंट किस चीज का आपको देखने को मिल रहा है बेटा? मनी का। कैसे?
सबसे पहले वो आपने देखा कि जब फर्म ने हाउसहोल्ड्स को फैक्टर पेमेंट करी, जब फर्म ने हाउसहोल्ड्स को क्या करी बेटा, फैक्टर पेमेंट करी। फिर दूसरी बार हाउसहोल्ड्स की तरफ से आया फर्म के लिए जब उन्होंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए, क्या किए उन्होंने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किए। तो यहाँ पे सिर्फ पैसों का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि सिर्फ पैसा ही पैसा है जो सर्कुलेट हो रहा है। तो बेटा इस वाले फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले फ्लो का नाम होता है बेटा मनी फ्लो। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर दो फ्लो एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है रियल फ्लो और एक का नाम है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउसहोल्ड्स एंड द फर्म, बट मनी फ्लो क्या है, द मूवमेंट ऑफ मनी बिटवीन द हाउसहोल्ड्स एंड द फर्म्स। ठीक है, तो दो फ्लो समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे एक बार मुझे ये बताएंगे कि फ्लो होता क्या है। क्या तुम्हें मैंने फ्लो नहीं पढ़ाया पहले कि फ्लो क्या होता है, क्या लास्ट क्लास में तुम लोग फ्लो पढ़ के नहीं आए हो? तुम मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो ताकि मुझे पता चल सके कि लास्ट लेक्चर आप अटेंड करके आए हैं नहीं आए हैं, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो। और हमारे पास यहाँ पर दो फ्लो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, और वो क्या क्या होते हैं इनको भी मुझे बता देना, एक एक लाइन में डिफाइन कर देना बस। ठीक है, तो बेटा देखो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताना जरा रियल फ्लो क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम रियल फ्लो अगर आप पूछ रही हैं तो एक तो हमारे पास ये जो फैक्टर सर्विसेज है ये रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैम ये जो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर आए हैं ये रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने बेटा पूछा आपसे, मैंने कहा बेटा मनी फ्लो बताओ, मनी फ्लो का है, तो आपने कहा मैम देखो ये जो फर्म की तरफ से फैक्टर पेमेंट जारी है एक तो ये मनी फ्लो है, और हाउसहोल्ड की तरफ से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपका मनी फ्लो है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब मेरे डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, अब आपके सामने ये डायग्राम है। अब इसमें अगर रियल फ्लो और मनी फ्लो को मुझे शो करना है तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो इनर लूप्स हैं, ये जो आपको इनर लूप्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये इनर लूप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल फ्लो। इनर लूप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल फ्लो। आप खुद देख सकते हो एक तरफ से फैक्टर सर्विसेज आ रही है, दूसरी तरफ से गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं, तो ये जो इनर लूप है ये रियल फ्लो है। और जो हमारे पास आउटर लूप्स है, आउटर लूप्स कौन से है बेटा, ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहे हैं कि सबसे पहले फैक्टर पेमेंट जा रही है और बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो ये जो आउटर लूप्स है बेटा वो क्या शो कर रहे हैं हमारे, वो शो कर रहे हैं मनी फ्लो, क्योंकि उसमें हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मनी का मूवमेंट। ठीक है जी, समझ आ गया आपको पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ तो चुके हैं, बस एक बार थियोरेटिकली देख लो। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ उन्होंने बोला कि रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन डायरेक्शन देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी इन द अनदर डायरेक्शन। कि एक तरफ जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मनी का मूवमेंट भी हो रहा है। जैसे कि एक मोबाइल फोन, जैसे कि एक फर्म ने एक मोबाइल फोन बेचा किसी कंज्यूमर को, तो एक तरफ से तो मोबाइल फोन जा रहा है फर्म की तरफ से हाउस होल्ड के पास, तो वो रियल फ्लो हो गया। वहीं पे वो जो बंदा पैसा पे कर रहा है मनी की फॉर्म में, यानी कि वहां पर हाउस होल्ड की तरफ से फर्म के पास जो पैसा जा रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मनी फ्लो। तो यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन रियल फ्लो और मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। जब गुड्स और सर्विसेज जा रहे हो तो रियल फ्लो है, पर बदले में जब पैसा आ रहा हो तो उसको मनी फ्लो कहा जाता है। ठीक है जी, और ये बात हमने किन दो सेक्टर्स के बीच में पढ़ी है, दो सेक्टर्स के बीच में पढ़ी है, हाउसहोल्ड्स और फर्म। हाउसहोल्ड सेक्टर हमारा वो होते हैं जो ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। प्रोडक्शन सेक्टर या जिन्हें हम फर्म कह रहे हैं वो आप ही की फैक्टर सर्विसेज का यूज करते हैं ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, और बदले में आपको फैक्टर पेमेंट देते हैं। ये बात भी हमने पढ़ ली। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है ये, आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस आना चाहिए। तो मीनिंग तो आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज, वो रियल फ्लो हो गया। इट इज द फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या तो पैसा कमाया है या फिर आपने खर्च किया है। इसको हम लोग फिजिकल फ्लो कहते हैं क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जा रही है। इसको हम मॉनेटरी फ्लो कहते हैं क्योंकि पैसों में डील किया जा रहा है। अच्छा, इसका ना एक और नाम है, जैसे कि इसको फिजिकल फ्लो कहा जा रहा है, इसको मनी फ्लो के साथ साथ नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ये भी आप ऐड ऑन कर लेना। उसके बाद डायरेक्शन, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड। और अगर मैं मनी फ्लो की बात करूं तो अपोजिट,
जब हाउस होल्ड से फर्म की तरफ यहाँ पे जा रहा होगा तो यहाँ पे फर्म से हाउस होल्ड की तरफ होगा, फिर उसके बाद जब फर्म से हाउस होल्ड की तरफ है यहाँ पे तो यहाँ हाउस होल्ड से फर्म की तरफ होगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे लेबर है, गुड्स और सर्विसेज है, यहाँ वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, या फिर आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, समझ आ गया, क्लियर एकदम। अब बेटा इकोनॉमिक्स में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब आप कोई भी डायग्राम बनाते हो, कई बार ना 4 नंबर में 6 नंबर में भी आपसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछा जा सकता है, और तो मैंने आपको उसी हिसाब से पढ़ाया कि भाई 6 में आए, 4 में आए, 3 में आए, आप लिख सकते हो, आपके पास एक्सप्लेनेशन की कोई कमी नहीं है, आप आराम से पूरी एक्सप्लेन करके अपनी थ्योरी लिख कर आ रहे हो कि कहीं पर भी एक नंबर आपका नहीं कट सकता। और जब जब इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाओगे ना बेटा, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जरूर होनी चाहिए, जो भी चीज आपने वहां पे रिप्रेजेंट करी है उसको आपको इन वर्ड्स लिखकर जरूर आना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, सिर्फ डायग्राम का ही नंबर मिलेगा, आगे के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, whatever the goods and services are produced by the firm are ultimately purchased by the households। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम ये मानकर चल रहे थे कि जो हमारे फर्म ने प्रोड्यूस कर दिया वो सारा का सारा सामान हम लोगों ने खरीद लिया है। फैक्टर पेमेंट जितनी भी करी है फर्म ने वो इनकम बन गई है हाउस होल्ड की। जो पैसा हाउस होल्ड ने कमाया इनकम की फॉर्म में वो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पे खर्च कर दिया। तो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर रियल फ्लो और मनी फ्लो जो है वो हमेशा इक्वल रहते हैं और हमेशा क्या होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर इस तरीके से लिख के आए तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोगों ने यही देखा कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का बाय फर्म वो टोटल कंजप्शन बन गया, जितनी भी फैक्टर पेमेंट है वो फैक्टर इनकम बन गई है, जितना भी टोटल कंजप्शन आपने किया है वो टोटल इनकम बन गई फर्म की। यानी कि सिंपल सी बात, रियल फ्लो मनी फ्लो बराबर हो गए। तो दोनों में से जो भी एक्सप्लेनेशन आपको इजी लग रही है आप वो लिख सकते हो, दोनों में मतलब सेम ही है, दोनों में सेम ही बातें कही गई है। यहाँ थोड़ा सा इजी लग रहा होगा तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो। हालांकि जैसे ही मैंने टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया था ना, मैंने आपको कहानी वहीं सुना दी थी। अब उसी कहानी को देखो घुमा फिरा के किस किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अब याद है मैं बार बार कुछ फेजेस की बात कर रही थी कि जनरेशन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और एक्सपेंडिचर फेज है। एक्सपेंडिचर को यहाँ बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। तो देखो यही है वो फेज, इन्हीं की मैं आपके सामने बात कर रही थी कि वो क्या होते हैं। तो देखो बेटा ये 3 फेजेस होते हैं और इसी तरीके से सर्कल की फॉर्म में आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो काम करता है कि सबसे पहले प्रोडक्शन फेज होता है। प्रोडक्शन फेज के अंदर आप यहाँ पे इनकम को जनरेट करने का काम करते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज ने फैक्टर इनकम की फॉर्म में पैसा कमाया होता है तो हम इनकम फेज में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है कि हम लोग लैंड पे रेंट पे कर रहे होते हैं, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और हमारे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बेटा डिस्पोजिशन ऑफ इनकम होता है। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब होता है खर्चा, इस्तेमाल करना। अब उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सपेंडिचर फेज में, और जब इस्तेमाल हो रहा है, खर्च किया जा रहा है पैसा, तो वो खर्च करके अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है वो पैसा, फिर से फर्म्स की जेब में जा रहा है। यानी कि फिर से वो जनरेशन ऑफ इनकम की फेज में जा रहा है, उन्हीं की जेब में जाकर वो पैसा फिर से उन्हीं की जेब में वो पैसा फिर से आ गया है। तो यानी कि अल्टीमेटली वापस से वो पैसा प्रोडक्शन फेज में आ गया। तो बस कुछ इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को आप यहाँ पर यूज करते हो 3 फेजेस की फॉर्म में, जो बार बार आपको इन तीनों के नाम ही याद दिला रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर सिर्फ ये फेजेस का क्वेश्चन आ जाए, एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उनके अंदर आपने देखा एक डायग्राम देख लिया, रियल फ्लो और मनी फ्लो देख लिया। अगर सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आ गया 3 नंबर में कि 3 फेजेस एक्सप्लेन करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो आपने 3 फेजेस के नाम लिख दिया, आपने अपना डायग्राम बना दिया। अगेन जब आपने डायग्राम बनाया तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो देखो बेटा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ही है, देखिए तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे फैक्टर सर्विसेज की मदद से। जो प्रोडक्शन हुआ उसकी वजह से इनकम का जनरेशन हुआ और इसको हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं। तो इस नाम को याद रखना, यह भी आगे आपका आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है या इनकम फेज होता है, ये जो भी इनकम जनरेट की गई है प्रोडक्शन के अंदर उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्म्स पेमेंट देती हैं हाउस होल्ड्स को फैक्टर सर्विसेज के बदले में, और वो क्या हो सकती हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर फेज आता है, यानी कि हाउस होल्ड की जेब में जितना भी पैसा होता है वो उसे खर्च करना शुरू करते हैं,
और इस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कि ये हमारी फर्म की इनकम बन गई है, यानी कि जो भी इनकम जनरेट हुई थी प्रोडक्शन में वो फिर से प्रोडक्शन यूनिट के पास वापस चली जाती है। और इसी तरीके से हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो वर्क करता है। ठीक है जी, खत्म हो गया ना? ओके, कितना टाइम हो गया? ज्यादा हो गया होगा। खत्म करना बस जल्दी से वैसे। तो आई होप कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का तो बिल्कुल एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डिटेल में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो बात भी समझ आ चुकी होगी। अब आते बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। लोगों ने मेरे साथ ये तो सीख लिया है कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, राइट? बट ये नेशनल इनकम कितने तरीके की होती है अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बेटा दो तरीके से आप नेशनल इनकम को देख सकते हो, एक को हम बोल रहे हैं नॉमिनल नेशनल इनकम और एक को हम बोल रहे हैं रियल नेशनल इनकम। अब ये क्या होती है जरा ध्यान से समझना, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एक डेटा देती हूँ, ईयर, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है? ईयर, प्राइस एंड क्वांटिटी, और इधर भी मैं ऐसे लिखती हूँ ईयर, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है जी? अब मान लो यहाँ पर मैंने ईयर लिख दिया 2022 और 2023। अब किसी एक कमोडिटी को हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे थे, मान लो उसकी प्राइस 10 रुपए है 2022 में और 2023 में उसकी प्राइस 20 रुपए है। दूसरी तरफ जब मैं इसी चीज को देख रही हूँ तो यहाँ पर भी मैंने ईयर लिख दिए हैं 2022 और 2023। यहाँ पर मैंने कहा कि 2022 में प्राइस 10 रुपए थी, लेकिन मैंने कहा कि काम करो, प्राइस चेंज मत करो, 2023 में भी उस प्राइस को 10 रुपए ही रखो, बदलो मत उसे। हम नहीं बदल रहे उस प्राइस को, लेकिन वहां हमने कहा कि चलो प्राइस को बदल देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ना मैं क्वांटिटी को देख रही हूँ कि 2022 में मेरी क्वांटिटी 100 थी, 2023 में भी मेरी क्वांटिटी 100 ही रही, ठीक है? अब इधर अगर बात करूं तो इधर मैंने कहा कि 2022 में मेरी क्वांटिटी अगर 100 थी तो 2023 में वही क्वांटिटी मेरी 110 हो गई। मैंने कहा चलो अब मुझे बताओ कि आपने कितनी इनकम यहाँ पर अर्न करी है वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर मुझे यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि भाई प्राइस कितनी है और क्वांटिटी कितनी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना? मान लो एक दुकानदार ने 10 पेन बेचे और एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो मैंने उससे पूछा ना कि कितने पैसे कमाए हैं तुमने, तो वो क्या करेगा 10 × 5, वो कहेगा जी आज मैंने 50 रुपए कमाए, कि एक पेन मेरा 5 रुपए का था, मैंने 10 पेन बेचे हैं तो मेरी आज की इनकम कितने की है, 50 रुपए की है। अब मैं अपने देश से पूछ रही हूँ कि भाई देखो तुमने एक साल में 100 क्वांटिटी बनाई है किसी भी कमोडिटी की और एक क्वांटिटी 10 रुपए की थी 2022 में, तो 2022 में तुम्हारी इनकम कितनी रही? उन्होंने कहा जी हमारी इनकम 1000 रुपए रही, ठीक है? मैंने कहा 2023 में, उसने कहा 2023 में हमारी इनकम 2000 हो गई। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ गई होगी, तुमने प्रोडक्शन ज्यादा किया होगा। उसने कहा जी नहीं नहीं, प्रोडक्शन तो कुछ नहीं बढ़ा, ऐसा हुआ है कि हमारी प्राइस बढ़ गई है, वही सामान अब 20 रुपए का बेचा जा रहा है। मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, वही सामान 20 रुपए का बेचा जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी इनकम जो बढ़ी है वो इसलिए नहीं बढ़ी कि तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ गया था, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि तुम्हारी प्राइस बढ़ गई थी। उसने कहा हाँ जी हुआ तो ऐसी है। मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं देखूं तो दूसरे केस में यही नेशनल इनकम 2022 में तो 1000 ही है, ठीक है, वही 10 × 100, बट 2023 में यही इनकम बढ़ के 1100 हो गई। मैंने कहा अब तुम्हारी इनकम बढ़ गई है मतलब कि तुम्हारा भी प्रोडक्शन तो वही रहा होगा, तुमने भी अमाउंट बढ़ा दिया होगा, तुम्हारे भी पैसे बढ़ गए होंगे। उसने कहा जी नहीं, हम तो प्राइस चेंज ही नहीं करते, हम तो सिर्फ क्वांटिटी में चेंज करते हैं। और अगर आपको हमारी नेशनल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है तो उसका सीधा सा यही बात होती है कि भाई हमारी नेशनल इनकम इसलिए बढ़ी है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है। कल को अगर आपको हमारी नेशनल इनकम कम होती हुई दिखेगी तो उसका भी एक ही रीजन है कि भाई हमारा प्रोडक्शन कम हो गया है। अब मुझे एक सीधी सी बात बताओ, अगर मुझे किसी भी देश का डेवलपमेंट देखना है, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, तो मतलब क्या किसी भी देश की ग्रोथ या किसी भी देश का डेवलपमेंट वहां पर प्राइस बढ़ने से होता है? अगर उस देश में इन्फ्लेशन आ रहा है, भाई प्राइस बढ़ना क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है ना, यानी कि अगर किसी देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वजह से वो नेशनल इनकम अगर बढ़ती हुई दिख रही है, उस वजह से ये दिख रहा है कि आपका देश बहुत पैसा कमा रहा है, तो क्या वो सही है? देश में महंगाई का आना, महंगाई बढ़ जाना, क्या ये सही है?
या आपकी इनकम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है, आपके देश में उत्पादन अच्छा हो रहा है, इस वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। आप खुद बताओ कौन सी सिचुएशन को आप अच्छा बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि मैम क्वांटिटी बढ़ जाने को ही हम कहेंगे कि एक अच्छा इंडिकेटर है ग्रोथ का। मैं भी यही मानती हूँ, पर बेटा हर जगह पर अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा जहां पर आप प्राइस चेंज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो उसे नॉमिनल नेशनल इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नॉमिनल नेशनल इनकम। बट वहीं पर अगर आपकी नेशनल इनकम के अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते टाइम प्राइस को चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को ही चेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। और नॉमिनल नेशनल इनकम को हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब यही है कि जो प्राइस चल रही है हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन रियल नेशनल इनकम के अंदर हम लोग कहते हैं कि हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी है एट कांस्टेंट प्राइस। हमने प्राइस इफेक्ट खत्म कर दिया, हम प्राइस को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक्चुअल में ये जानना चाहते थे कि हमारी नेशनल इनकम के बढ़ने का कारण क्या है। क्योंकि यहाँ तो एक ही कारण है, यहाँ तो कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी भी हो सकती है, प्राइस भी। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ क्वांटिटी सेम रखी हुई है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ क्वांटिटी चेंज भी कर सकती हूँ। मैं चाहूं तो यहाँ पर क्वांटिटी को चेंज भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 110 कर देती तो बेटा यहाँ आपका आंसर क्या आता? यहाँ आपका आंसर आता फिर 2200। यहाँ आपका आंसर 2200 आता। नेशनल इनकम तो यहाँ पर फिर भी बढ़ी हुई है, पर बढ़ने का रीजन दोनों है, प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है ना? तो यहाँ पर आप एक्चुअल रीजन नहीं फाइंड आउट कर सकते कि क्या है, क्यों आपकी नेशनल इनकम बढ़ी है। वो प्राइस में बढ़ने की वजह से ही बढ़ सकती है, वो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से भी बढ़ सकती है। तो दोनों में से कोई भी रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसके अंदर एक और चीज, चलो आप देखो, बहुत बढ़िया चीज आप देखो, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, रियलिटी चेक। मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन 80 हो गया, अब आपकी नेशनल इनकम कितनी आ रही है? 1600। अब देखो आपकी नेशनल इनकम तो बढ़ गई लेकिन क्वांटिटी तो घट गई। आपके कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी घट गया लेकिन आपकी नेशनल इनकम तभी भी बढ़ती हुई दिख रही है। क्यों बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, आपके प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया, आपके यहाँ पे महंगाई हो रही है कि कम प्रोडक्शन पे भी आपकी नेशनल इनकम ज्यादा आ रही है। तो इसीलिए आप कह रहे हो कि ये एक सही इंडिकेटर नहीं है। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया नॉमिनल नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है बेटा, और वहीं पे इसको हम बोलते हैं रियल, क्योंकि रियलिटी दिखा रहा है ना, ये रियलिटी दिखा रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं रियल नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब इसी तरीके से अगर कल को क्वेश्चन आ जाए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, सेम बात है, सेम बात है, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है कि रियल जीडीपी को हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल जीडीपी को हम लोग करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है बेटा, तो चलो अब जरा इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, और उसको बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, मीनिंग देखो सबसे पहले, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन अ अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। कैसे मेजर कर रहे हो? करंट ईयर की प्राइस पर। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, ध्यान देना। It refers to money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country in an accounting year measured at constant price or the price of the base year। यानी कि किसी भी एक साल की प्राइस को हमने बेस मान लिया है और उसी के बेसिस पर हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज, यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। और सिंपल सी बात, अगर मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर देखना है तो ये तो एक अच्छा ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्शन कम होने पर भी नेशनल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, यही ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का कि अगर यहाँ नेशनल इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपकी क्वांटिटी ही बढ़ रही होगी। ठीक है जी। अब बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है? बिल्कुल सेम है, ध्यान देना जरा, बिल्कुल देखो पॉइंट्स भी आपको सेम दिख रहे होंगे। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब यहाँ पे वर्ड नॉर्मल रेजिडेंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ बात जीडीपी की हो रही है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि वो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें अभी हमने फॉरेन सेक्टर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखा है। ठीक है जी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस, तो बस नॉर्मल रेजिडेंट की जगह पर डोमेस्टिक टेरिटरी कर दिया है। It refers to the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory in a year measured at constant price और base year price। तो बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की जगह पर क्या कर देना है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज, यहाँ पर भी प्राइस क्वांटिटी चेंज होती है, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। ये एक अच्छा मेजर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन ये एक ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है जी, कर दो थम्स अप की यस मैम यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो कैलकुलेट करना सीख लो एक बार। आप मेरे छोटे छोटे से नोने बच्चे हो ना, तो आपको मैं थोड़ा सा सिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई, नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, करंट ईयर की क्वांटिटी में करंट ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि Q1 इंटू P1। बट वहीं पे रियल जीडीपी कैसे होती है, करंट ईयर की क्वांटिटी लेकिन बेस ईयर का प्राइस। ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा मतलब समेशन, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सबका टोटल। ठीक है। अब जैसे कि देखो बेस ईयर, हमारे पास ये बेस ईयर है, करंट ईयर है, क्वांटिटीज दे रखी है कार की, प्राइस दे रखी है कार की। तो यहाँ पर लिखा है भाई क्वांटिटी ऑफ कार है 100 और प्राइस पर कार है 5। तो अगर आपने रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, रियल जीडीपी, ठीक है, आप कैलकुलेट करने जा रहे हो बेटा रियल जीडीपी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 इंटू 5 यानी कि 500। बट वहीं पे अगर आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे बेटा, आप लोग क्वांटिटी लोगे 100, प्राइस अब कौन सी लोगे, 6 लोगे। तो यहाँ पर हो गया 100 इंटू 6 यानी कि 600। ठीक। तो रियल के हिसाब से 500 आ रही है जीडीपी, तो रियल वाले के हिसाब से, रियल वाले मेथड से कैलकुलेट किया तो 500 आ रही है, नॉमिनल वाले से कैलकुलेट किया तो 600 आ रही है। लेकिन हमें ये पता है कि रियल जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इंक्रीमेंट होगा वो क्वांटिटी की वजह से होगा, लेकिन नॉमिनल में देखो प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी नेशनल इनकम हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है। अब बेटा बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। अभी जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल और नॉमिनल जीडीपी में। अब मान लो कि मेरे देश में मेरे इकोनॉमिस्ट ने जो कैलकुलेशन करी जीडीपी की या नेशनल इनकम की, वो उन्होंने कैलकुलेट कर दिया नॉमिनल की तरीके से, यानी कि करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से उन्होंने जीडीपी को कैलकुलेट कर दिया। बट मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई रियल जीडीपी कितनी है, तो मैं वो सारी कैलकुलेशन दोबारा करूं, सब कुछ करूं, सिर्फ एक प्राइस चेंज का ही तो इफेक्ट आ रहा है, बाकी तो क्वांटिटी तो हम वही ले रहे होते हैं, क्वांटिटी में तो हम कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ प्राइस का तो चेंज होता है। तो उस प्राइस चेंज की वजह से हमें क्या सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, नहीं, हम शॉर्टकट निकालते हैं हर एक चीज का। तो उसी के लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट निकाला जीडीपी डिफ्लेटर। अब बेटा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि ये जो आपका प्राइस लेवल है ना, इस प्राइस लेवल चेंज को एलिमिनेट कर देता है और रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने में आपकी मदद करता है। प्लस ये बेसिकली बताता क्या है कि अगर मुझे ये जानना है कि मेरे देश में महंगाई का क्या रेट है, मेरे देश में महंगाई कितने रेट से बढ़ रही है, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि नेशनल इनकम का जो बढ़ना है वो कितने रिलेटिव प्राइस की वजह से हो रहा है, तो यानी कि मुझे अगर वो प्राइस का इंडेक्स जानना है तो वो प्राइस इंडेक्स जीडीपी डिफ्लेटर ही है। जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि वो प्राइस का क्या परसेंटेज है जिसकी वजह से आपके रियल और नॉमिनल में डिफरेंस आ रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा, रियल, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर। तो 1 नंबर का हो सकता है न्यूमेरिकल आपसे पूछ ले इससे रिलेटेड, या 3 नंबर की थ्योरी के साथ भी आपसे जीडीपी डिफ्लेटर पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखो जरा, जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, क्या बताता है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी, यानी कि आपने जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम जो भी आपके प्राइस का लेवल रहा होगा वो आपको आपका जीडीपी डिफ्लेटर बता देता है। इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट, दिस इज द की लाइन, इट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड डिटरमाइन द चेंज इन फिजिकल आउटपुट। एक्चुअल में यही आपको बता रहा है
कि कितने से आपके प्राइस लेवल में चेंज हुआ है, और ट्रूली आपके सामने एक कंडीशन लाके रख देता है, एक सिचुएशन लाके रख देता है कि आपके फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज हुआ होगा। सो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. It helps to separate the effect of price change from actual output changes. Higher the GDP deflator indicate a rise in general price level. और जितने ज्यादा हाई वैल्यू आपको जीडीपी डिफ्लेटर की देखने को मिलेगी, इसका मतलब आपके देश में महंगाई उतनी ही बढ़ रही है, उतना ही ज्यादा जनरल प्राइस लेवल आपके देश में बढ़ता जा रहा है. ठीक है, अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, अब इसका फॉर्मूला देख लो. तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100. ठीक है जी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100. अब बेटा इसको कैसे ध्यान रखोगे आप, कई बच्चे भूल जाते हैं. अब आपको पता है ना कि हम लोग जब पी बाई क्यू की फॉर्म में किसी भी चीज को लिखते हैं तो न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे होता है. N for numerator, N for nominal, N for numerator, N for nominal, यानी कि नॉमिनल ऊपर आएगा और रियल आपका नीचे आएगा. N अपॉन R, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हो. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन ने आपको कहा कि जीडीपी डिफ्लेटर आपका 110 है और आपकी रियल जीडीपी वो 120 है, तो बताओ नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी. तो नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे नॉमिनल जीडीपी. तो कैसे कैलकुलेट करनी है, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू में रियल जीडीपी. अरे बचपन की चीज इस्तेमाल करो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओ, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू में रियल जीडीपी, और वो 100 कहाँ जाएगा बच्चों, 100 जाएगा इसके अपॉन में. ठीक है, समझ गए. अब मुझे कमेंट बॉक्स में तुम बताना कि अगर मुझे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना हो, मुझे जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, मुझे नॉमिनल जीडीपी गिवन है, मुझे रियल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा. मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ चाहिए कि रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है जी, तो बता देना भाइयों और बहनों. और इसी जीडीपी डिफ्लेटर को हम लोग प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं. अगर आपको कभी नेशनल इनकम को भी कन्वर्ट करना है तो नेशनल इनकम को कन्वर्ट करने का सेम रोल है. नॉमिनल जीडीपी की जगह पे नॉमिनल नेशनल इनकम आ जाएगा, रियल जीडीपी की जगह पर रियल नेशनल इनकम आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों एक ही तरीके से होते हैं सॉल्व. थ्योरी कवर करना. तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज जीडीपी एंड वेलफेयर. और इस टॉपिक को बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बहुत बार रीजन असर्शन के अंदर, एमसीक्यू में, या फिर 3 नंबर से 4 नंबर तक का एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आ जाता है. कई बार न्यूमेरिकल के चॉइस में भी आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या, अब टॉपिक क्या है. टॉपिक ये कहता है कि हमें किसी देश के वेलफेयर को मेजर करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलफेयर का मतलब क्या होता है. वेलफेयर का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की सोशल वेलबींग क्या है. यानी कि अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो किसी भी देश में रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं, या उनका इनकम लेवल क्या है, या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही हैं. जैसे कि चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, हेल्थ सर्विस की बात करूं, तो या फिर मैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की बात करूं, या हमारे देश का पॉवर्टी लेवल कितना है. अगर मैं इन सब चीज़ों की अगर बात करूं तो कई हद तक मैं ये कह रही हूँ कि उस देश में रहने वाले लोगों का सोशल वेलबींग क्या है. तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश के रहने वाले लोगों के वेलफेयर के बारे में हमें जानना है तो क्या उस कंट्री की हम जीडीपी देख लें तो क्या ये इनफ है. क्या सिर्फ जीडीपी देख लेने से हमें ये पता चल जाएगा कि उस देश में रहने वाले लोगों की सोशल वेलबींग कितनी अच्छी है. आप बताइए क्या ये पॉसिबल है. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को अपोज किया कि ठीक है, अभी आप पीछे तक ये बात कह रहे थे कि अगर आपने रियल जीडीपी कैलकुलेट कर ली है तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. पर क्या सिर्फ इतना ही जान लेना बहुत होता है या और भी एस्पेक्ट होते हैं. तो इकोनॉमिस्ट ने
इस पॉइंट में उन्होंने अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रखे। तो इस चीज के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी भी देश में रहने वाले लोगों का वेलफेयर जानना है तो सिर्फ एक जीडीपी को देख लेने से ही, एकमात्र सिर्फ जीडीपी के को ही देख लेने से आप ये नहीं कह सकते कि उस देश में रहने वाले लोगों का वेलफेयर कैसा है, कि जीडीपी अगर अच्छी दिख रही है तो वेलफेयर अच्छा होगा, जीडीपी अगर कम आ रही है तो वेलफेयर अच्छा नहीं होगा, ये आप नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि क्या आपके पास अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है हमारे पास, और वही बने लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, और उसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक आपका बना हुआ है। चलो आओ देखते हैं। तो बेटा लिखा है कि वेलफेयर का मतलब क्या है? वेलफेयर का मतलब है द मीन्स ऑफ, वेलफेयर का मतलब है द सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल, कि लोगों के बीच में वही की फैसिलिटी कितनी ज्यादा उनको मिल रही है, किस कंडीशन में वो उस देश में रह रहे हैं, बेसिकली वही उनकी वेलबींग को डिस्क्राइब करेगा। रियल जीडीपी इज ऑफन यूज एज एन इंडिकेटर फॉर वेलफेयर। हाँ, रियल जीडीपी को कई बार हम वेलफेयर का इंडिकेटर कह देते हैं। जनरली हायर जीडीपी मींस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी आ रही है तो इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज अच्छे मिलते होंगे। तो जीडीपी इज नॉट द परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जीडीपी को एक परफेक्ट मेजर नहीं कहा गया, क्योंकि बहुत सारी और भी सारी चीजें होती हैं जिनको हमें वेलफेयर काउंट करते टाइम देखना चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए हम लोग अब कह रहे हैं द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर। इसके जितने भी पॉइंट्स मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, एक ही पॉइंट, कभी भी बहुत सारे पॉइंट्स नहीं पूछे जाते, एक पॉइंट खुद ही वो बोलेंगे कि ये वाला एक्सप्लेन करो। तो आपको डिटेल ऐसी पढ़नी है कि अगर 3 नंबर में आए तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है लिखने के लिए, 4 नंबर में आए तो भी आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो जरा, पहला उन्होंने क्या हमें बोला कि भाई पहला अपना आर्ग्यूमेंट बताओ कि क्या है। उन्होंने कहा देखो, इट डज नॉट इंक्लूड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्लूड नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कैसे, इस बात को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो उन्होंने कहा दैट रियल जीडीपी शोज द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। आप जब रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, उसको आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि सिर्फ आप प्रोडक्शन ही तो देख रहे हो जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम। हाउएवर इट डज नॉट कंसिडर द चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज कितने लोगों को मिल पा रहे हैं, क्या ये आपने देखा है? भाई आपने तो ये कह दिया आपके जीडीपी बढ़ गई, आपके देश में क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़ गए, लेकिन क्या आपने ये देखा कि उस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को कंजप्शन करने के लिए पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है? अब आप कहेंगे कि तो गुड्स और सर्विसेज भी तो बढ़ गए अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो, लेकिन अगर मैं ये बोलूं आपने 10 यूनिट बनाई है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी जेब में 10 चॉकलेट है लेकिन उसको खाने वाले आपके पास 50 बैठे हुए हैं, तो एक बात बताओ, आप तो कह रहे हो कि आपने 10 चॉकलेट बना दी, पहले तो हम 5 ही बनाया करते थे, अब तो हमने 10 चॉकलेट बना दी। बट आप ये देखो कि पहले आपके पास 20 लोग थे खाने के लिए, अब वही खाने के लिए 50 लोग हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो आज भी आपका प्रोडक्शन कम ही है। तो क्या आपने इस चीज को कंसिडर किया? आपने तो कह दिया कि जो रियल जीडीपी बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हो गया काम, पर आप ये तो देखो कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, उस सामान को खाने के लिए लोग कितने बढ़ गए हैं, आप वो भी तो देखो, पर वो तो आपने देखा ही नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेलफेयर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द टोटल आउटपुट बट ऑल्सो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। अब ऐसे में उस 10 चॉकलेट को आप 50 लोगों में कैसे बांटोगे, पर पर्सन कितने लोगों को वो मिलेगा, इसके ऊपर भी तो वेलफेयर डिपेंड करता है ना। सो इफ पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन द रियल जीडीपी देन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन में डिक्रीज, कि अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है आपके रियल जीडीपी के ग्रोथ रेट से, तो ऐसे में ये इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं हो सकता। सो इंक्रीज इन रियल जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन्स इन इंक्रीज इन वेलफेयर। तो आपके जीडीपी का बढ़ जाना किसी भी तरीके से वेलफेयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कि मान लो आपका रियल जीडीपी 5% से बढ़ गया लेकिन आपका पॉपुलेशन 8% से बढ़ गया, तो भाई वहां पर वेलफेयर नहीं है। तो पहला पॉइंट जस्टिफाइड था, बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल जस्टिफाइड लगा। फिर उन्होंने ये बोला इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आपने ये बोला कि जीडीपी आ गई जी हमारी, तो 100 करोड़ रुपए की जीडीपी आ गई है, बस उस जीडीपी का कितना हिस्सा किस यूनिट से जनरेट हुआ है, कितने लोगों ने वो पैसा कमाया है और पर पर्सन कितनी इनकम थी, क्या ये आपको पता है? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा था, क्या आप इस चीज को डिफाइन कर पा रहे हो? फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान लो किसी एक घर में 4 वर्किंग मेंबर्स हैं, किसी एक घर में 4 वर्किंग मेंबर्स है, मान लो मेरे घर में ये 4 वर्किंग मेंबर्स है,
मान लो मेरे घर में 4 वर्किंग मेंबर्स है, ये मेरा घर है, और इस घर की मंथली इनकम 10 लाख है। मजा आ गया, मंथली इनकम 10 लाख हो रही है भाई, मजा आ गया, मजा। मंथली इनकम 10 लाख रुपए। अब क्या हुआ, ये पहला पर्सन 2 लाख रुपए कमाता है, ये 3 लाख रुपए कमाता है, ये कमाता है 4,99,000, ठीक है, और ये मैं हूं जो कमा पा रही हूँ सिर्फ 10,000, ठीक है। तो ये 4 लोगों की इनकम को जब प्लस करा हमने तो हमें 10 लाख रुपए मिल गए। कहने को तो अगर किसी को हम बताते हैं तो हम ये कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, हमारा सबका ज्वाइंट अकाउंट है बैंक का, बैंक में हर महीने 10 लाख रुपए आ रहे हैं, पर कंट्रीब्यूशन बताना जरा, कंट्रीब्यूशन बताओ ना। 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन बढ़िया जा रहा है लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 10,000 रुपए ही है। तो ऐसे हमारे देश की जीडीपी दिख रही है 100 करोड़ रुपए, लेकिन उस 100 करोड़ में जो कंट्रीब्यूशन आया है, अगर वो आया ही ज्यादा वेल्दी लोगों से, सारी इनकम तुम अंबानी की ही अगर ऐड कर रहे होगे, तो भाई एक बात बताओ, हमारे देश में तो कुछ ऐसे लोग भी है ना जो मंथली 10,000 रुपए कमा रहे, 20,000 रुपए कमा रहे, 30,000 रुपए कमा रहे, तो उनका आप डिवीजन कहाँ दिखा पा रहे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखा पा रहे हो आप, वो तो नहीं दिख रहा है वहां पे। हमें तो सिर्फ एक फिगर दिख रही है रियल जीडीपी की, बट अल्टीमेटली अंदर की सच्चाई क्या है वो तो नहीं दिख पा रही है इसके अंदर। तो आप कैसे कह रहे हो कि यहाँ पर वेलफेयर हो रहा है? हर किसी के घर में थोड़ी ना 10-10 लाख रुपए जा रहे हैं, हर किसी के घर में तो नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे कह पा रहे हो कि वेलफेयर हो रहा है? तो हम तो नहीं मानते कि वेलफेयर हो रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, जीडीपी ओनली मेजर्स द टोटल इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। आपने तो ये बता दिया जी टोटल इनकम कितनी जनरेट होती है, इट डज नॉट शो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट सेक्शंस। आपने ये नहीं बताया कि अलग अलग सेक्शन में उसको कैसे डिवाइड किया गया है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में बेनिफिट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच पीपल, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट दे रहा है जो रिच पीपल है। इफ इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, और अगर ये इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई, वेलफेयर में नॉट इंक्रीज द सेम प्रोपोजिशन एज जीडीपी, तो वेलफेयर आपकी जीडीपी के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। सिंस द यूटिलिटी ऑफ एडिशनल रुपी इज जनरली हायर फॉर अ पुअर पर्सन देन अ रिच पर्सन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैन रिड्यूस द ओवरऑल वेलफेयर। अब इस बात में क्या बोला गया, यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल रुपी, कि वो 1 रुपए की कीमत किसी एक पुअर पर्सन के लिए अलग है और रिच पर्सन के लिए अलग है। आज मान लो मेरा 100 का नोट खो जाता है, भाई मुझे बहुत दुख और तकलीफ होती है। मेरा अगर 100 रुपए का नोट खो गया तो मुझे तो तकलीफ होगी भाई, 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी मेरा 100 रुपए का नोट खो गया तो। बट वहीं पर अगर मान लो अंबानी का 100 रुपए का नोट खो गया तो बोलो उसे होगी कोई दुख और तकलीफ? बोलो ना, होगा कोई दुख और तकलीफ? अगर हमारा जैसे फोन खो जाए या फोन की स्क्रीन टूट जाए तो कितना दुख और तकलीफ होता है ना भाई, ऐसा ऐसा लगता है प्राण निकल गए भाई अपने। अगर फोन को जरा सा कुछ हो जाता है तो वहीं पे अगर उनके फोन को कुछ हो जाए तो उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो भाई पैसों की कीमत ना सभी लोगों के लिए अलग अलग है, जो चीज आप यहाँ पर जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम नहीं कह रहे कि वेलफेयर का इंडेक्स है। तो देखो यहाँ लिखा है कि अगर जीडीपी 10% से बढ़ गई बट ज्यादातर वो एडिशनल इनकम वेल्दी इंडिविजुअल्स को ही जा रही है, तो वेलफेयर जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन की वो अनचेंज ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंक्लूड द नॉन इकोनॉमिक और नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज। और देखो जो चीज पैसों में नहीं है उसको तो आप यहाँ पे वैसे भी इंक्लूड नहीं करते। हमारे देश में प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है लेकिन वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं हो रही है कई बार, तो उसको तो आप इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि many activities contribute to the welfare but are not included in GDP because they are not bought and sold in the market, क्योंकि उसको मार्केट में खरीदा बेचा नहीं जा रहा है। and these activities do not have a market price, क्योंकि ना तो उसकी कोई मार्केट प्राइस है ना ही हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट जीडीपी अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो एक्चुअल वेलफेयर आपको नहीं पता चल रहा है सोसाइटी का। जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग खुद से करते हैं, जैसे कि फैमिली सर्विस, हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बना रही है, वही खाना अगर हमें रेस्टोरेंट में खाने जाना पड़े तो। आज मान लो मेरे घर के बाहर एक कार खड़ी हुई है, मेरे को उस कार को धोना था सर, उस कार की वॉशिंग करनी है, तो या तो मैं कार की वॉशिंग खुद कर रही हूँ, पर अगर मैं वॉशिंग खुद नहीं कर रही हूँ तो मैं जाऊंगी ना एक ऐसी शॉप पे जहां पर कार की वॉशिंग होती है, तो वो पैसे मैं वहां देती, लेकिन वो पैसे मैंने वहां ना खर्च करके मैंने खुद उस काम को किया है, तो कहीं ना कहीं मैंने भी तो कुछ ना कुछ सर्विस जनरेट करी है ना यहाँ पर उसकी कोई कीमत नहीं है जिसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता हो, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ होम मेकर सच एज कुकिंग, क्लीनिंग एंड केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन इंक्रीजेस द फैमिली वेलफेयर। भाई फैमिली वेलफेयर तो यहाँ पर भी हो रहा है बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। क्यों? क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इंक्लूड नहीं करते। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, तो यहाँ तक के नोट्स बना लीजिएगा
और मैम को जाते जाते जरूर बता के जाना कि आज क्या क्या पढ़ा है, हर एक टॉपिक का क्रक्स पॉइंट, कि जब भी आप अगली बार इस वीडियो पर वापस आए तो आपको पता हो कि आप इस वीडियो में क्या पढ़कर गए थे पहले। ठीक है, तो अटेंडेंस स्टार्टिंग में और एंडिंग में मैम को बताकर जाना है कि आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और कितना समझ में आया। ठीक है, तो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, और तैयार रहिएगा कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।